धन्यवाद। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग आपके बीच आया हुआ है। अभी हमारी माननीय अध्यक्षा जो उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा मैडम हैं, डॉक्टर गीता खन्ना मैम भी आ रही हैं आपके बीच। सबसे पहले हम आप सभी का जो ये इसका क्या उद्देश्य है, ये वर्कशॉप क्यों यहाँ आयोजित हो रही है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है और किस प्रकार बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है, इसके बारे में एक परिचयात्मक जानकारी हम आपको देते हैं। यहाँ पर शिक्षा विभाग से जो हमारा जिला कार्यक्रम विभाग है, बाल विकास विभाग है, साथ ही नगर निगम है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है आयोग कि एक अच्छी स्ट्रेंथ बच्चों की यहाँ पर विभिन्न स्कूलों की बुलाई गई और आप सब के माध्यम से जो बाल अधिकार है, बच्चों के क्या अधिकार है, अभी हम पूछेंगे भी, तो आप लोग अपनी जो जानकारियां जो है जो भी हैं आपके पास उसे अलर्ट मोड में रखिए कि हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अधिकार है, कितने अधिकारों से आप परिचित हैं और फिर उनका संरक्षण किस प्रकार होता है उसके बारे में आपको क्या नॉलेज है। जो लोग ये पंपलेट वगैरह बांट रहे हैं बहुत साइलेंटली बढ़ाते जाएंगे, बहुत ज्यादा हपड़ तपड़ नहीं करना है ताकि बच्चों का ध्यान पूरी तरह से इधर की तरफ रहे। आज देखिए ये जो भूमि है इसको हम कहते हैं कण्व नगरी कोटद्वार। तो कण्व नगरी की क्या खासियत है कि ये पहले किसी जमाने में बहुत प्राचीन काल में यहाँ एक आश्रम हुआ करता था जिसको हम कण्व ऋषि का आश्रम कहते हैं और वहां से वो उसकी प्रसिद्धि किस लिए हुई कि वहां एक भारत देश का महापुरुष का जन्म हुआ वहां पर। आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि शकुंतला और दुष्यंत का एक पुत्र भरत नाम का यहाँ पैदा हुआ और उसी के नाम से पूरे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। तो एक ऐसे स्थान कोटद्वार जो कण्व ऋषि का आश्रम, अब बहुत बार यहाँ पर मतलब मैं पहले यहाँ पर अपर जिलाधिकारी भी रहा तो मुझे मेरे ही उस समय कण्व नगरी कोटद्वार जो नाम पड़ा तो ऐसे महान विभूति जो कि एक बचपन में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस प्रकार शेरों के साथ खेला करते थे, ये खासियत थी। तो हम ऐसे ही बच्चे हमारे तैयार होने हैं जो कि भारत देश का नाम रोशन करें, इसलिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये अपेक्षा करता है कि जो हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं यहाँ से बहुत अच्छी जानकारियां लेकर जाएंगे और खुद अपना विकास और साथ साथ समाज का और देश के विकास में योगदान देंगे। अब हम लोग जो जानते हैं कि ये उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है, तो आप देखिए आगे बढ़ाएंगे जरा, कोई वहां है जो इसको नेक्स्ट करेंगे। दिख रहा है, कोई हाथ खड़ा करेगा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ठीक है, ऊपर कर लीजिए और थोड़ा। देखिए ये थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि जो हमारा संविधान है, संविधान में धारा 36 से 51, इस धारा 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं कि राज्य
किस प्रकार नीतियां बनाएगा, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, दिव्यांगों के लिए, किसी ऐसे उपेक्षित वर्ग के लिए कैसी नीतियां बनाएगा। तो इसी धारा 36 से 51 जो संविधान में दिया हुआ है, इसी के तहत हमारे एक एक्ट का निर्माण हुआ। भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम है CPCR एक्ट, कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम। और ये 2005 में इसका गठन हुआ। इसी अधिनियम में एक धारा है 17। धारा 17 के तहत सभी राज्यों में उनके राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ। और भारत के स्तर पर, पूरे भारत देश के लेवल पर कंट्री वाइड एक नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन का गठन हुआ, NCPCR। और हमारे जो राज्य अधिकार संरक्षण आयोग है उसको कहते हैं SCPCR। इसी बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के धारा 17 के तहत हमारा 2011 10 मई को राज्य अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ। ये इसका जो भी कार्य और दायित्व है, बहुत स्पष्ट रूप से एक अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार ने बताया। नेक्स्ट, ये मुख्य कार्य जो है आयोग का क्या है? बाल कल्याण। आपस में बातचीत नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आयोग का कार्य है बाल कल्याण के लिए काम करना, बाल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल श्रम, इन सब के जो भी हमारे नियामक अधिनियम बने हुए हैं उनका अनुपालन किस प्रकार हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सब की मॉनिटरिंग का काम हमारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग करता है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं जो करीब धारा 36 से 51 तक अलग अलग हैं, जिसमें जो पैदा होने से लेकर बच्चों के और उनकी पूरी शिक्षा किस प्रकार मिले, इसके पूरे नीति निर्देशक तत्व इसमें दिए गए हैं। इसका मतलब हुआ कि जो सरकार कानून बनाएगी वो इन्हीं तत्वों के निर्देश के अनुसार समय समय पर कानून भारत सरकार बनाती रहती है। आगे बढ़ाएंगे। आयोग का उद्देश्य, बस जो NCPCR या SCPCR दोनों आयोग का मुख्य कार्य जो है वो है सुरक्षित वातावरण में बच्चे फले फूले। मतलब एक ऐसा माहौल हमें देना है, ये हमारा सबका राष्ट्रीय दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, प्रशासनिक दायित्व है। जो जिस भी पद में, जिस भी विभाग में काम कर रहा है, उन सब का नैतिक दायित्व है कि वो एक ऐसा माहौल बनाएंगे, देंगे हमारे बच्चों को कि ताकि बच्चों को उनके विकास के लिए एक सुरक्षित वातावरण मिले, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके शिक्षा को लेकर, उनसे कोई इस प्रकार की जबरदस्ती कोई कार्य न कराया जाए, कोई उनके प्रति अपराध न करे। एक हमें सुरक्षित वातावरण देना हम सब का, जो जिस भी विभाग में काम कर रहा है, जिस भी जगह पर, जिस भी समाज में है, उन सब का, सभी समाज के सभी बच्चों के लिए। कोई ये नहीं कह सकता कि फला हमारे धर्म के ये बच्चे हैं, हमारा ये बच्चे हैं, हमारे समाज के ये बच्चे हैं, हम क्यों माने तुम्हारा कानून। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता। इस सब का आयोग जो है ये सुनिश्चित करता है कि सबका परम कर्तव्य है कि हमारे बच्चों को एक सुरक्षित माहौल दे, ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और अच्छे ढंग से आगे बढ़े। दूसरा है, इससे होगा क्या
कि सर्वांगीण बौद्धिक विकास होना जरूरी है। सर्वांगीण बौद्धिक विकास बहुत महत्वपूर्ण है। उनको खेल कूद का भी उतना ही अवसर मिलना चाहिए जितना पढ़ाई लिखाई का। आप देखो कई बार क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाने के नाम पर इतना टेंशन दे दिया कि थोड़ा सा मार्क कम आया और बच्चे क्या किए, कहीं जो है आत्महत्या कर लिए। तो क्या हमने उनका वातावरण इस प्रकार बनाया था कि उनका बौद्धिक विकास ऐसा किया था कि वो थोड़े से जो एकेडमिक एग्जाम है उसमें फेल होने पर या कम अंक आने पर क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया? तो क्या ऐसा माहौल था? मुझे लगता है नहीं था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने कमी छोड़ दी और किसी स्तर पर, चाहे वो घर के माहौल के स्तर पर, चाहे समाज के स्तर पर और चाहे जो है शैक्षणिक माहौल के स्तर पर, हमने एक ऐसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जिसको कहते हैं वो बच्चों के मन में नहीं बिठाया और उसका रिजल्ट रहा कि बच्चे क्या कर लिए, आत्महत्या कर लिए। आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चे जाते तैयारी करने कोटा या अनेक जगह पर जाते हैं और इतना उनको वर्कलोड दे दिया जाता है कि ये तुमको ऐसा करना है, इस प्रकार पढ़ना है, इतना हल करना है, क्वेश्चन वर्क पेपर दे देंगे, इतना हल करना है, और क्या उसी टेंशन में और बच्चा क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। ये हम सबके बच्चों के साथ हो सकता है। ये मत सोचिए कि किसी विशेष की बात कर रहे हैं, किसी के भी साथ हो सकता है। तो हम कहीं ना कहीं जो हमारा सुरक्षित वातावरण जिसकी बात हम कर रहे हैं वो हम दे नहीं पाए, उसका रिजल्ट है कि ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। जो नौनिहाल, जो भारत देश का भविष्य बनता, जो अपने घर का चिराग था और वो एक ऐसे तनाव में आ गया, एक आर्टिफिशियल जो टेंशन उसके मन में क्रिएट हुई, अरे अब क्या होगा। ठीक है, पहले जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ा करते थे तो हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट ही इतना बड़ा टेंशन होता था कि अरे अब क्या होगा, और उसमें भी बच्चे आत्महत्या कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं ये हम सब का सामाजिक दायित्व है कि 10 बार फेल हो जाओ, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सब ने अपने शैक्षणिक किताबों में पढ़ा होगा अब्राहम लिंकन जी का नाम। अब्राहम लिंकन जी कहां के राष्ट्रपति थे? कोई बोले, कहां के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन जी? हाथ उठाओ जो जानता है, बोलो बेटा। सुनाई नहीं पड़ रहा भाई, माइक वाइक पहुंचाओ जरा उधर। अमेरिका के राष्ट्रपति थे, बहुत सुंदर। तो उनके साथ क्या खासियत थी? बहुत ही गरीब घर से पढ़ लिख करके आगे बढ़े और जितने चुनाव लड़े सब में हार गए। चुनाव लड़ते और हारते जाते। तो क्या उन्होंने आत्महत्या कर ली? नहीं करी। हर जो फेल्योर होता है, हर असफलता जो होती है, उससे क्या होता है? कुछ सीखने को मिलता है। उसको आप सीढ़ी बनाओ। आप पहला कदम सीढ़ी पर रखे और सोचोगे कि सीधे छत पर चढ़ जाए, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। आप क्रमशः, यहां से सीढ़ी है ऊपर तक जा रही है, पहली सीढ़ी पर कदम रखा, सोच रहे हो ऊपर चढ़ जाएंगे, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हर सीढ़ी आपका, आप उसको जज करो कि हम सही जगह रख रहे, नहीं रख रहे, कहीं गलती हुई फिर से सुधार करके कदम रखो, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उच्च स्तर पर पहुंचोगे। अब्राहम लिंकन ने जो चुनाव जीता तो सीधे क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। सोचिए, सारे चुनाव में हारते रहे और जो जीते तो सीधे राष्ट्रपति बने। आप समझिए कि उन्होंने अपने अंदर हर फेल्योर से सुधार किया। तो बच्चों, आपके माध्यम से समाज को एक मैसेज जाने की जरूरत है कि हम कितना भी फेल हो जाएं,
हमारा भविष्य खराब नहीं होता। आप उसको सोचो और उसको इस प्रकार से जज करो कि क्या कमी थी, हमारा गड़बड़ाया, उस कमी को हम दूर करेंगे, अगली बार पास हो जाएंगे। तो ये बात हम जो एक लाइन में लिखा है, आयोग का यही उद्देश्य है कि सुरक्षित वातावरण में बच्चे फले फूलें, सर्वांगीण बौद्धिक विकास हो। बौद्धिक विकास सर्वांगीण होना है, एक पक्षी विकास नहीं कि बस रट्टू तोता बनकर के अच्छे नंबर ला रहे, हमें प्रैक्टिकल कोई नॉलेज ही नहीं है। समाज में कैसे रहन सहन होना है, क्या नीतियां बन रही हैं, क्या कार्य हो रहे हैं, हमें कोई नॉलेज ही नहीं है। ऐसा हमको नहीं बनना है। जो भी हमारे गुरुजन भी यहाँ आए हैं सभी स्कूलों को, उनके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं, हम बच्चों को केवल किताबी कीड़े नहीं बनाना है। हमको किताबी कीड़े जो होते हैं किताब को चाट जाते हैं। आपने देखा होगा ना, जब पुरानी किताब कहीं रखी रहती थी, कीड़ा टालता उस पर, वो क्या करता है, किताब को खा ही जाता है, लेकिन कुछ और नहीं कर पाता, बस उसी में चिपका रहता है। ऐसे किताबी कीड़े नहीं बनने। आपको किताबी जानकारी तो बहुत जरूरी है, उसको बढ़िया पढ़िए, परंतु समाज में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप देखते हो ना, मोबाइल पर सबके हाथ होते हैं, लेकिन उससे हमें अच्छी अच्छी जानकारियां लेनी है। उस ग्लोबल विलेज में हम कहां खड़े हैं, फॉर्मली दृढ़ता पूर्वक वह अपनी स्थिति जो है कंफर्म करनी है, और सोशल मीडिया का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। तो ये जो सर्वांगीण बौद्धिक विकास है बहुत आवश्यक है। इसके निगेटिव पहलू, किसी भी चीज के निगेटिव पहलू हमें नहीं स्वीकार करने, हमें उसके पॉजिटिव पहलू स्वीकार करने हैं। तो क्या होगा, सर्वांगीण बौद्धिक विकास द्वारा सशक्त व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे। हम सशक्त व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे। ये कितनी बड़ी बात है कि भारत देश तो महापुरुषों का देश रहा है, एक से एक महापुरुष यहाँ पर पैदा हुए, चाहे वो ऋषि कुल परंपरा रही हो, चाहे आज के समय में भी आप देख सकते हैं। तो ये सब सशक्त व्यक्तित्व के स्वामी होने पर अपना जो है पद चिन्ह छाप करके जाते हैं, यहाँ पर देश के विकसित भविष्य के सहभागी बनेंगे। तो ये आयोग का उद्देश्य है। ये कैसे पूरा होगा, इसके लिए आवश्यक है, आगे बढ़ाएं, इसके लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। क्या 3 चीजें हैं? मजबूत नीतियां। अभी हमने बताया ना कि सीपीसीआर एक्ट अधिनियम जो बना, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन जो अधिनियम बना, वो इसी सोच का नतीजा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी थी। 1947 में भारत आजाद हुआ, कुछ ना कुछ तो कमी पता लगी होगी, तभी जो है सीपीसीआर एक्ट बनाया गया, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट बना 2005 में। सोचिए, तो बच्चों में कहीं ना कहीं विकास में कुछ ना कुछ कमी रह रही होगी। तो मजबूत नीतियां, बहुत सारी नीतियां, बहुत एक्ट बने, कानूनी ढांचा, नीतियां बनेगी। नीतियां कैसे बनती हैं? आपके चिंतन से। जागरूक रहेंगे तो आप कहेंगे कि हमें इसके लिए, जब पता करेंगे भाई क्या कानून है, पता लगा कोई कानून नहीं है, तो एक कानून बनना चाहिए। आप जनता की मांग, लोगों की मांग, भारत के लोगों की मांग के आधार पर कानूनी ढांचा तैयार होता है। वो प्रेरित करता है लोगों को कि कानून बनाओ, और कानून बन गया तो कानून का प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। क्रियान्वयन करने वाले कौन है? हम ही लोग हैं, कोई अलग से नहीं आएगा क्रियान्वयन करने। जितने यहाँ अथॉरिटीज बैठी हैं विभिन्न विभागों की, वो सब क्रियान्वयन में, और हम सब का सार्वजनिक दायित्व है कि हम सब भी क्रियान्वयन में सहयोग करें। अगर कहीं किसी के बाल के, बच्चे के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो तत्परता से हम सबको उसमें सहयोग करते हुए जागरूक इंसान की तरह बिहेव करके हमें उस बच्चे को हेल्प करना चाहिए। अभी हमारे बहुत सारे जो वक्ता हैं यहाँ पर आपको पोक्सो एक्ट, जेजे एक्ट और जो आरटीई एक्ट, इन सब की जानकारियां आपको देंगे। तो आप देखेंगे कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण इन अधिनियमों के तहत किस प्रकार किया जा रहा है। अब आगे हम पूछते हैं कि बच्चों के अधिकार क्या है।
तो माइक चला गया कि नहीं उधर? माइक है भाई कोई और एक्स्ट्रा माइक लाए? कितने अधिकार जानते हैं? हाथ खड़ा करेंगे जरा, जो जो बच्चों के अधिकार जानते हैं जरा हाथ खड़ा करेंगे, उन्हीं के पास माइक पहुंचेगा। फटाफट बताएं आगे से पीछे तक बच्चों के क्या क्या अधिकार हैं। कोई नहीं खड़ा कर रहा है, ये तो बहुत ही भाई दुख का विषय है। हमारे मतलब स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको अपने अधिकार का ही पता नहीं है। कौन जानता है? हाथ खड़ा करें। नहीं, अब देखो आगे बढ़ाइए जरा, इसको बढ़ाइए आगे। बस रुकिए, देखिए पहला ही लिखा पैदा होने का अधिकार। सबसे पहले क्या है कि संसार में आपको आने का अधिकार है। अब सोच रहे होंगे पैदा होने का अधिकार में क्या 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 दिक्कत है भाई, क्या है? तो आपने सुना होगा एक समाज में कुरीति है ना, कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं। सुना होगा ना कि बच्चों को गर्भ में आया उसे पैदा ही नहीं होने दे रहे। आप समझिए। तो इसके लिए एक कानून बनाया गया, पीसीपीएनडीटी एक्ट बनाया गया कि भाई भ्रूण जांच की ये कन्या है या जो है बालक है, मेल है फीमेल है, ये कोई जांच कर रहा है तो उसको पकड़ो और जेल भेज दो, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। ये पीसीपीएनडीटी एक्ट है, बहुत लोग जानते होंगे। प्री नेटल जो चेकअप करते हैं कोई कि कोई रोग है, भ्रूण कैसा है, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति तो जान सकते हैं, लेकिन वो मेल है फीमेल है ये जांचने का काम अपराध हो गया। हाँ, सबसे पहले है कि समुचित आहार का अधिकार, कि बच्चे को ना समुचित आहार देना चाहिए। बहुत सुंदर, ताली बजाइए सब इनके लिए। और बताओ बेटा। और समानता का अधिकार, कि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो काला है, गोरा है या फिर किसी अन्य परिवार से है। मतलब बहुत सुंदर। और बताएं। और शिक्षा का अधिकार, कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा होनी चाहिए। गुड। और आगे बताएं। और समुचित आहार के अधिकार में इसलिए सरकार ने हमें मिड डे मील की व्यवस्था दी है, जिससे कि 6 से 8 साल नहीं, वो हो गया, आहार का अधिकार हो गया। और दूसरे बताएं, दूसरे हाथ खड़े करो, सब माइक पहुंचेगा तुम्हारे पास। चलो हम बताते हैं कि आपको लगभग एक ही का बोलना ठीक नहीं है। इनका जो बच्चे हाथ उठा रहे हैं उनका नाम लिखते जाएंगे। तो देखिए, पैदा होने का अधिकार, नाम और राष्ट्रीयता पाने का अधिकार, सरकारी बचाव व सहयोग प्राप्त करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, मानसिक शारीरिक भावना के साथ जीने का अधिकार, ये सब आपके अधिकार हैं। अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने का अधिकार। आगे बढ़ाएंगे। पर्याप्त भोजन, जो बच्ची ने बताया, आवास एवं पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार, अच्छे आचार व्यवहार व तौर तरीके सीखने का अधिकार, खेल व मनोरंजन के अवसरों का अधिकार, शांतिपूर्ण समुदाय में जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, साथ ही संगठनों से जुड़ने और शांतिपूर्ण सम्मेलनों में भाग लेने का अधिकार, सीखने अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार, हिंसा उत्पीड़न उपेक्षा शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार, पोषक आहार स्वच्छ पानी साफ वातावरण पाने का अधिकार, अपने परिवार के साथ रहने व परिवार द्वारा स्वयं की देखभाल किए जाने का अधिकार। अभी इसमें भी मैं बताता हूं अभी आपको, युद्ध झगड़ों खतरे और हिंसा के दौरान बचाव का अधिकार। ये तो मोटे मोटे जो हैं, इसके अलावा अनगिनत अधिकार आपको संविधान ने दिए। एक मैं अभी
एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, सब पर बहुत 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 बातें की जा सकती हैं। जो आपको एक है अपने परिवार के साथ रहने व परिवार द्वारा स्वयं की देखभाल किए जाने का अधिकार। अब इसका आप एक उदाहरण समझिए कि इसकी बच्चों की क्या भाई कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आज की तिथि में ये बड़ी बात हो गई है। कैसा कि पहले कभी भारत देश बहुत संयुक्त परिवार होते थे, बड़ा बड़ा परिवार होता था, 18-20 लोगों का परिवार। कैसा कुचक्र चला कि हम धीरे धीरे क्या न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ गए कि हम दो हमारे दो पर आ गए। ठीक है, चलो भाई ठीक था कि हम दो और हमारे दो हो गए, और हम दो से हमारे दो से अब फिर आया कि भाई हम ही दो, अब शादी भी नहीं करना, बच्चे भी नहीं पैदा करने, ठीक है, हम ही दो हो गए। और आज की डेट में स्थिति क्या, दो भी साथ नहीं रह पा रहे। हमारे बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कम से कम 60 मुकदमे चल रहे हैं जो पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं कि एक बच्चा पैदा किया है उन्होंने, वो बच्चा किसके साथ रहेगा। आप समझिए क्या दुर्भाग्य इस देश का हो गया है कि हम टूटते टूटते कहां आ गए। और अब जो है मां उस बच्चे को अपनी तरफ खींच रही है और पिता जो है अपनी तरफ खींच रहा है। रोज दोनों कोर्ट कचहरी में खड़े हैं। ऐसा यहाँ पर हमारे पुलिस विभाग से और न्याय विभाग से भी लोग मौजूद हैं। परिवार न्यायालय में मुकदमे चले जा रहे हैं। तो ये कहां गिरता स्तर ले जा रहा है, ये हमारी सोच का स्तर है। हम अपने समाज में विघटनकारी सोच हमारी इतनी हो गई है कि हम एक दूसरे को थोड़ा सा सुन भी नहीं पा रहे, कोई नहीं सुन पा रहा है, और उसका नतीजा है कि टूटते परिवार। तो कौन सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, वो नौनिहाल बच्चा जिसको अभी विकसित होना था, जिसको आगे बढ़ना था, देश दुनिया सोचना था, सीखना था, वो तो उसका तो जीवन नरक। कभी हिटलर की जीवनी अगर किसी ने पढ़ी होगी या सुना होगा, तो हिटलर क्यों बना, इतना बड़ा तानाशाह क्यों बना। उसने एक पुस्तक लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है, माई कैंप। उसमें लिखा है उसने, जो बचपन में संस्कार डाले जाते हैं वही बड़े होकर के जो है आपको आपका व्यक्तित्व बनाते हैं। अब जब तनाव का माहौल रहेगा, इस प्रकार का वो रहेगा, तो बच्चा वो आगे बढ़ करके क्या बनेगा, वो देखेगा भाई सब आपस में माता पिता ही लड़ रहे, तो बड़ा होकर के क्या वही करेगा जो जैसे हिटलर ने किया। उसका परिवार ऐसा ही था, उसका समाज भी ऐसा हो रखा था वहां पर उस समय, घृणा का माहौल। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, आप देखो, द्वितीय विश्व युद्ध करा दिया, करोड़ों लोग मारे गए। तो बचपन का माहौल, ये हम सबको सीखने की जरूरत है। अभी मैं चूंकि